चलिए तो फिर एक बार स्टार्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स। पिछली क्लास में हमने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम किया था। कोई मुझे फटाफट से बताएगा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम किस केस में अप्लाई किया जाता है? हाँ जी अनन्या, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम किस केस में अप्लाई करते हैं? एंड गिवन हो या और गिवन हो? एंड गिवन हो, ठीक है। अगर दो प्रॉपर्टीज के बीच में एंड आपको और लगता है अगर गिवन है तो उस केस में हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम अप्लाई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो इसमें टॉपिक आता है दैट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसका मतलब क्या है? व्हेन द प्रोबेबिलिटी of happening of a certain event is dependent on the happening of the other event। ठीक है, तो जब एक इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी किसी दूसरे इवेंट के होने या ना होने की प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है तो ऐसी प्रोबेबिलिटी को हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोल देते हैं। ठीक है, ये चीज समझ आई है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है? जब किसी एक की प्रोबेबिलिटी किसी दूसरे की प्रोबेबिलिटी से इफेक्ट हो जाती है तो सच अ प्रोबेबिलिटी बिकम्स द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो अगर इसको फॉर्मूला के बेस पे लिखना हो तो इसको आप ऐसे बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विच इज डिपेंडेंट अपॉन ए, इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, इसको मैंने क्या बोला? दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिपेंडेंट अपॉन ए, कि ए के होने या ना होने से अगर बी को इफेक्ट पड़ता है तो बी की प्रोबेबिलिटी अगर आपसे पूछी जाए तो क्या है? उसका फॉर्मूला लग जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी का मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करना है डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ऐसे अगर वो कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैलकुलेट करना है विच इज डिपेंडेंट अपॉन बी तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो ये मैंने फॉर्मूला आपके सामने लिखा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कि एक इवेंट अगर दूसरे पे डिपेंड करता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ द इवेंट्स टेकन टुगेदर डिवाइडेड बाय जिसके ऊपर डिपेंड वो करता है उसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है जी, ये चीज बताइएगा प्लीज, ये चीज समझ आती है? चलिए, तो मैं एक क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना। तो कहता है अ बैग कंटेन्स 10 व्हाइट बॉल्स। ठीक है, वो कहता है एक बैग में 10 व्हाइट बॉल्स हैं और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। उसमें से वो कहता है 2 बॉल्स आर ड्रॉन वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट। पहले इस टर्म का मतलब समझाइए फिर आगे चलेंगे क्वेश्चन में। ठीक है, वो कहता है 2 बॉल्स आर ड्रॉन वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट। पहले तो ये बताइए कि 2 बॉल्स उसने इकट्ठी ड्रॉ की हैं या एक के बाद एक? एक के बाद एक किया है। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है जो पहली बॉल निकली होगी उसको दोबारा से बैग में नहीं डाला गया है, उसको अलग से साइड पे रख दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज उसने बोली है कि इस बैग में से 2 बॉल्स एक एक करके निकाली है और रिप्लेस नहीं की है। तो आपसे पूछा गया फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द बॉल्स ड्रॉन आर ब्लैक। तो आपसे पूछा गया है दोनों बॉल्स ब्लैक होंगी उसकी प्रोबेबिलिटी आपने कैलकुलेट करके बतानी। तो कैसे निकालेंगे? आपको ब्लैक प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक चाहिए है। तो पहले वाले ब्लैक की, तो फर्स्ट ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? टोटल ब्लैक बॉल्स कितनी है? 5 है आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 15 बॉल्स। तो पहली ब्लैक बॉल आएगी उसकी प्रोबेबिलिटी 5/15 है। दूसरे वाले की कोई बता सकता है प्रोबेबिलिटी क्या है? क्या दोबारा से 5/15? नहीं जी, अब ये जो पहली बॉल निकली थी उसको बैग से निकाल के साइड पे कर दिया है और वो कौन सी बॉल थी? ब्लैक बॉल थी हमारे अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब ब्लैक में से एक कम हो गया है और टोटल में से भी एक बॉल कम हो गई है। तो इसका मतलब अब ब्लैक कितनी मिली? 4 ब्लैक बॉल्स बची हैं और टोटल कितनी है? 14 बॉल्स। एंड है तो इसका मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मेरा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी का आंसर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं थी,
पर वैसे ये जो सेकंड वाले इवेंट की प्रोबेबिलिटी है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द फर्स्ट इवेंट। ठीक है, ये चीज समझ आई है? ठीक, तो जो भी इसका आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सॉरी, क्या बोल रहे हैं? 2/21, ठीक है, जो भी आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं। वो कहता है फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ किंग, अ क्वीन एंड अ नेव इन द सेम ऑर्डर फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स इन 3 कंसेक्यूटिव ड्रॉज, द कार्ड्स नॉट बीइंग रिप्लेस्ड। ठीक है, उसने बोला 3 कार्ड्स ड्रॉ किए हैं उसने, वन आफ्टर द अदर, विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, दोबारा से विदाउट रिप्लेसमेंट उसने बोला है। तो कहता पहला किंग होगा, सेकंड क्वीन होगी, और थर्ड वाला जैक होगा, या उसको नेम उसने बोला है, वो आपने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करके बतानी। फर्स्ट इज किंग एंड सेकंड इज क्वीन एंड थर्ड इज नेम। आपने ये कैलकुलेशन मुझे करके बतानी है। कोई बताएगा फटाफट? नेव जैक को बोल सकते हैं आप, जे कार्ड जो होता है। हाँ जी, पहला किंग आने की प्रोबेबिलिटी कोई बताएगा क्या है? 1/13 है, दैट इज इक्वल टू 4/52। 4 किंग होते हैं, टोटल ऑफ 52 कार्ड। हाँ जी अनन्या, सेकंड जो क्वीन आपको गिवन है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अनन्या, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सेकंड क्वीन? मतलब ये सेकंड जो कार्ड होगा वो क्वीन होगा, उसकी 4/51। एक कार्ड मैंने ड्रॉ किया है, चारों मैंने किंग्स निकाल के बाहर नहीं कर दिए हैं, 4 में से एक किंग निकाला था उसको कार्ड से बाहर कर दिया है, तो इसका मतलब रिमेनिंग 51 कार्ड बचे। अब ये 2 कार्ड्स निकल गए हैं, तो थर्ड केस में जो डिनोमिनेटर है वो 50 बचा है। नेव्स कितने? दैट इज 4। एंड है सबके बीच में, तो एंड है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। देख के बताइए, ये चीज समझ आती है सबको? हाँ जी नितिका एंड पार्थ, ये चीज समझ आती है आप लोगों को? ठीक है, अगला एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने पढ़ रहा हूं। वो कहता है फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 2 किंग्स फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड इन 2 कंसेक्यूटिव ड्रॉज एंड द कार्ड्स नॉट बीइंग रिप्लेस्ड। ठीक है, वो कहता है कार्ड्स में से मैंने 2 कार्ड्स को ड्रॉ किया है, वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट, दोनों किंग्स होंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी आपने कैलकुलेट करके बताना जी एक बार क्या होगा। ठीक है, वो कहता है पता नहीं जी, मैं तो सिर्फ इसको फॉर्मूला में लिख देते हैं, फाइनल आंसर नहीं कैलकुलेट करते। ठीक है, 2 कार्ड्स ड्रॉ किए हैं, वन आफ्टर द अदर, दोबारा से विदाउट रिप्लेसमेंट। तो आपसे पूछा गया दोनों किंग्स होंगे, वो आपने उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करके बतानी है। तो फर्स्ट किंग की प्रोबेबिलिटी क्या है? 4 किंग्स हैं, टोटल 52 बचते हैं। अगले किंग की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/51। एक किंग भी कम हो गया, एक टोटल कार्ड भी कम हो गया है, एंड है, दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन डालते हैं, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। हाँ जी, ये चीज समझ आती है? ठीक है, तो जब भी विदाउट रिप्लेसमेंट होगा, ध्यान रखना है अगले वाले इवेंट की प्रोबेबिलिटी पिछले पर डिपेंड करती है, क्योंकि वो रिप्लेस नहीं हुआ है, इसलिए एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बन जाती है। ठीक है जी, आगे मैं पढ़ रहा हूं। वो कहता है 4 कार्ड्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे ऑल आर एसेस। ठीक है, उसने बोला है 4 कार्ड्स ड्रॉ किए हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, वन आफ्टर द अदर, चारों एसेस होंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी आपसे कैलकुलेट करने के लिए पूछी गई है। चाहत आप बता सकते हैं, आपको क्या लगता है क्या प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए है? पहले इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? नितिका आप बता सकते हैं, पहले इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? चाहत आपने कुछ मिस किया है तो एक बार प्लीज पूछ लीजिएगा। पहले इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 4 एसेस आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 52। सेकंड एस की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/51। थर्ड एज की कितनी है? 2/50।
अगले इसकी कितनी 1/49 एंड है सबके बीच में, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है जी, ये चीज समझ आती है ये चीज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है, वो कहता है अ बैग कंटेन्स 5 व्हाइट बॉल्स एंड 8 रेड बॉल्स। ठीक है, वो कहता है एक बैग में 5 व्हाइट बॉल्स हैं और 8 रेड बॉल्स आपको दी गई है। 2 सक्सेसिव ड्रॉइंग्स ऑफ 3 बॉल्स आर मेड। ठीक है, 2 ड्रॉइंग्स ऑफ 3 बॉल्स ईच। ये आपको बोला गया है कि 2 बार 3-3 बॉल्स करके उसने ड्रॉ किए हैं। द बॉल्स आर रिप्लेस्ड बिफोर द सेकंड ट्रायल, पहले में वो कहता है, और सेकंड में वो कहता है बॉल्स आर नॉट रिप्लेस्ड। चलो इसको बाद में देखते हैं। वो कहता है फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट ड्राइंग विल गिव। ठीक है, वो कहता है फर्स्ट ड्राइंग will have that is equal to 3 white and second drawing will have 3 red balls। पहला केस लेते हैं, balls are replaced after drawing। ठीक है, फर्स्ट ड्राइंग के बाद अगर वो कहता है बॉल्स को रिप्लेस किया गया है, तो मुझे आंसर कैलकुलेट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ध्यान से इसको समझना क्वेश्चन को। आपको एक गिवन है कि एक बैग में 5 व्हाइट बॉल्स हैं और 8 रेड बॉल्स हैं। उसने 3-3 बॉल्स के 2 बार ड्रॉ किए हैं। तो आपसे पूछा गया है पहली ड्रॉ में 3 व्हाइट बॉल्स होंगी और दूसरी ड्रॉ में 3 रेड बॉल्स होंगी, वो आपने कैलकुलेट करके बताना। अगर फर्स्ट ड्रॉ के बाद वो कहता बॉल्स को रिप्लेस कर दिया गया था। आना में एक बार ट्राई करेंगे, आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका मतलब क्वेश्चन दोबारा से रिपीट करता हूं। एक बैग में वो कहता 5 व्हाइट बॉल्स हैं, 8 रेड बॉल्स हैं, 3-3 बॉल्स करके उसने 2 बार ड्रॉइंग की है। मतलब एक बार 3 बॉल्स उसने निकाली, फिर उसके बाद दोबारा से 3 बॉल्स निकाली। वो कहता है पहली 3 जो आपने निकाली थी वो व्हाइट होंगी और अगली 3 जो निकाली थी वो रेड बॉल्स होंगी। उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करके बता दीजिए इफ आफ्टर दी फर्स्ट ड्रॉइंग बॉल्स को रिप्लेस किया गया, मतलब फर्स्ट ड्रॉ के बाद वापस से बॉल्स को बैग में डाल दिया गया। तो इसका मतलब है आपको क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 व्हाइट चाहिए है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 रेड बॉल्स चाहिए। ये मतलब हो गया 2 ड्रॉइंग्स में। हाँ जी, पहली ड्रॉइंग में 3 व्हाइट आएंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। पहले तो इसमें ये देख के बताइए, सिंपल कैलकुलेट कर सकते हैं या कंडीशनल सॉरी कंबाइंड वाला लगाना पड़ेगा आपको। नहीं, 3 बॉल्स ड्रॉ किए हैं तो इकट्ठे 3 बॉल्स का ड्रॉ है, तो आप सिंगल मतलब सीधा सीधा डायरेक्टली आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कॉम्बिनेशन अगर मैंने आपको बताया था एक से ज्यादा बॉल्स इकट्ठी ड्रॉ की जाए तो कॉम्बिनेशन से उसको सॉल्व करिएगा। तो व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। हाँ जी, वो एक के बाद एक निकाली थी, वन आफ्टर दी अदर थी। पहले एक निकाली थी, फिर उसके बाद एक निकाली थी। जब सिंगल ड्रॉ करें तो आप नॉर्मल कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर मल्टीपल बॉल्स एक ही बारी में ड्रॉ की जाए तो कॉम्बिनेशन बेटर है, अप्लाई करें। ठीक है, तो सिंगल ड्रॉज के लिए आप चल सकते हैं। अगर उसी ड्रॉ में मल्टीपल इवेंट्स हैं तो बेटर रहेगा आप कॉम्बिनेशन वाला कंसेप्ट लगा लीजिएगा। हाँ जी अर्थर, पहले वाले में 3 व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। कितनी व्हाइट है, 5 है, उसमें से 3 चाहिए है, तो 5C3 फेवरेबल इवेंट। टोटल कितने 13 बॉल्स है, तो 13 में से 3 आपने ड्रॉ किए हैं, तो 13C3। ठीक है, तो पहली 3 बॉल्स व्हाइट होंगी, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाती है, 5C3 अपॉन 13C3। हाँ जी, वही मैंने आपको बताया। अब 3 बॉल ड्रॉ किए हैं इसलिए कॉम्बिनेशन लगाया है। अगर वो 2 ड्रॉज ऑफ सिंगल बॉल ईच होता तो डायरेक्ट आप कर लेते। ठीक है जी, चल। अब रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, रेड कितनी है, 8 है, तो 8 में से 3 चाहिए अपॉन। अब यहां पर कितने हैं दोबारा, ये जो कहता है फर्स्ट ड्रॉ किया था इसमें जो भी 3 बॉल्स निकाली थी वापस से इसको बैग में डाल दिया था, तो इसका मतलब है अभी भी 13 थी, तो 13C3 अभी भी आपको चाहिए है। एंड है बीच में, तो दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। एक्सपैंड, हाँ, नहीं उसने 3 कंसेक्यूटिव बोला है। 2 ड्रॉइंग्स और 3 बॉल्स ईच उसने बोला है।
ठीक है जी, ये चीज समझ आया है। इसको एक्सपैंड करना आता है सबको, फॉर्मूला को 8C3 को कैसे एक्सपैंड करेंगे, कोई बताएगा? अगर मैं 8C3 को एक्सपैंड करने की 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 8 माइनस 3 का फैक्टोरियल, ठीक है, तो इस तरह से एक्सपैंड करना है। मैं आंसर पे नहीं जा रहा हूं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि वो आप कर पाएंगे। इसी केस में वो सेकंड कहता है इफ द बॉल्स आर नॉट रिप्लेस्ड, तो आंसर क्या होगा? हाँ जी पार्थ, एक बार ट्राई करेंगे आप। पहले में तो रिप्लेस उसने बोला था कि पहली ड्रॉ के बाद बॉल्स को रिप्लेस कर दिया था, तो आंसर वो हमने निकाला था। अगर वो कहता बॉल्स को रिप्लेस नहीं किया गया है, फिर भी मुझे पहले 3 व्हाइट चाहिए, अगले 3 रेड चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 व्हाइट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 रेड आपको चाहिए है। तो अब कैसे हम इस आंसर को कैलकुलेट कर सकते हैं? हाँ जी पास, पहले वाले में 5C3 अपॉन 13C3, पहले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 में से 3 बॉल्स चाहिए और टोटल 13 में से 3 निकाली। सेकंड 3 रेड चाहिए, 8 रेड बॉल्स हैं उसमें 3 चाहिए, 8C3 डिवाइडेड बाय, क्या वो सेम रहेगा? अब इस पहले ड्रॉ के बाद इस बैग में से 3 बॉल्स निकाल दी गई हैं, तो इसका मतलब अब टोटल कितना बचा है आपका? 10 बॉल्स है, तो 10C3 बन जाएगा। प्लीज ये चीज देख के बताइएगा, ये चीज समझ आती है आप लोगों को? चलिए अगला क्वेश्चन में पढ़ने लगा हूं। वो कहता है अ बैग कंटेन्स 5 व्हाइट बॉल्स, ठीक है, वो कहता है एक बैग में 5 व्हाइट बॉल्स हैं और हैं आपके पास 3 रेड बॉल्स, ठीक है, वो कहता है 5 व्हाइट एंड 3 रेड बॉल्स हैं एंड 4 बॉल्स आर ड्रॉन वन आफ्टर द अदर। उन्होंने इसमें क्या 4 बॉल्स इकट्ठी निकाली हैं या एक एक करके 4 बार एक एक बॉल्स निकाली है? एक एक करके 4 बार निकाली, तो इसमें कॉम्बिनेशन की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट आपको दिया गया है, ठीक है, वो कहते हैं रिप्लेसमेंट नहीं की गई थी। आपसे पूछा गया है व्हाट इज द चांस दैट व्हाइट एंड रेड बॉल्स अपीयर ऑल्टरनेटिवली, ठीक है, आपसे पूछा गया प्रोबेबिलिटी दैट व्हाइट एंड रेड बॉल्स अपीयर ऑल्टरनेटिवली। हाँ जी, एक बार नितिका आप मेरे को इसको ट्राई करके बताएंगे आपको क्या समझ आता है इससे। फॉर्मूला छोड़िए, पहले मुझे लिखवा दीजिएगा उसने चाहिए क्या है एंड और किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। व्हाइट एंड रेड बॉल्स अपीयर ऑल्टरनेटिवली, इसका मतलब है पहली उसको व्हाइट चाहिए एंड सेकंड उसको रेड चाहिए है एंड थर्ड उसको व्हाइट चाहिए है एंड फोर्थ उसको रेड चाहिए है। ऑल्टरनेटिव का ये मतलब हुआ कि पहली जो भी है उससे अगली दूसरी होगी, फिर दोबारा से पहले वाली, फिर दूसरी वाली एंड सो ऑन। ये चीज समझ आती है? हाँ जी प्लीज रिप्लाई करिएगा सर। पहली व्हाइट की प्रोबेबिलिटी बताएंगे कितनी है? पहली व्हाइट की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 5 व्हाइट बॉल्स है आउट ऑफ अ 5 अपॉन 8, ठीक है, 5 व्हाइट बॉल्स टोटल 8 बॉल्स हैं, तो 5/8 पहले की प्रोबेबिलिटी है। दूसरे रेड की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3 रेड बॉल है, टोटल में से एक निकल गई है बॉल, तो इसका मतलब 3/7। अनन्या अगली व्हाइट की प्रोबेबिलिटी क्या है? 4/6। व्हाइट में से भी एक कम हो गई है, टोटल में से एक और कम हो गई है, तो दैट इज इक्वल टू 4/6। और रेड में से एक कम हो गई थी और टोटल में से एक और कम हो गई है, दैट इज 2/5। एंड है तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। ऐसी अगर मैं आपसे पूछूं प्रोबेबिलिटी दैट रेड एंड व्हाइट बॉल्स अपीयर ऑल्टरनेटिवली, तो क्या आंसर सेम होगा? कैलकुलेट करके बताइए। ठीक है, तो अब इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट। पहले व्हाइट पहले थी, अब वो कहता है रेड पहले है, तो पहले रेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/8, 3 आउट ऑफ 8। व्हाइट होने के दैट इज 5/7, ठीक है, रेड होने के दैट इज 2/6, व्हाइट होने के दैट इज 4/5। एंड है तो इसका मतलब सबको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं।
देख के बताइए प्लीज, ये चीज क्लियर है? ठीक है जी, चलिए मैं एक अगला क्वेश्चन देखता हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए, चल तो एक मेरे को ये देख के बताइएगा, 4 कार्ड्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट? ठीक है, वो कहता 4 कार्ड्स उसने ड्रॉ किए हैं, आपने बताना है प्रोबेबिलिटी दैट ऑल आर ऑफ सेम सूट, विदाउट रिप्लेसमेंट है ये भी, वन आफ्टर द अदर, हाँ जी वन आफ्टर द अदर है। ठीक है, 4 कार्ड्स आर ड्रॉन वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट, आपसे पूछा गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे विल बी ऑफ द सेम सूट? ठीक है, आप कहते हैं कि आपको लगता है कि ये होगा 13/52 इंटू 12/51 इंटू 11/50 इंटू 10/49, आप ये बोल रहे हैं? हाँ जी, बाकी लोग एक बार बताएंगे क्या ये ठीक बोला इन्होंने? फोर के साथ क्यों मल्टीप्लाई होगा? एक बार दोबारा बोलो, क्या बोला आपने? 4/13, वो तो 13, चलो कितना, 4/13, 3/12 इंटू 2/11 इंटू 1/10, आप ये बोल रहे हैं? ये ऊपर वाला भी ठीक है और नीचे वाला भी ठीक है, हाँ जी। ऐसे कैसे? नीचे वाला 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ऐसा क्यों होगा? 4 स्वर्ड्स होते हैं, तो आप कहते हैं कि पहले वाला तो गलत है, दूसरे वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आ जाएगा। चलिए, अब आपको क्या चाहिए? पहला कार्ड, पहले कार्ड की प्रोबेबिलिटी मुझे कोई बताएगा क्या है? कौन से सूट का कार्ड चाहिए आपको? कोई का भी हो जाए, इसका मतलब 52 फेवरेबल आउटकम्स आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 52 आउटकम्स। एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी 1, कोई भी कार्ड हो, मुझे क्या लेना देना, तो कोई एक कार्ड होगा तो प्रोबेबिलिटी तो कुछ तो है ही है वो। ठीक है, तो इसका मतलब 100% प्रोबेबिलिटी है, कार्ड तो हाथ में आएगा ही। ये चीज समझ आई है? हाँ जी, ये चीज बताइएगा, 4 से सारे फॉर्मूला को मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपने सिर्फ फर्स्ट वाले कार्ड में कुछ भी हो सकता है, चारों में से कोई भी सुएट हो वो आपके हाथ में वो कार्ड आ सकता है। ठीक है जी, समझ आया? हाँ जी, ये चीज समझ आया? नहीं समझ आया? अब उसने क्या ये बोला कि ये जो सुएट है वो क्लब है, या वो क्या कहते हैं उसको, ब्रिक्स है या हार्ट्स है या स्पेड्स है, ऐसा कुछ बोला उसने? कुछ नहीं बोला। उसने कहा सेम सुएट के होंगे वो बताना है। तो मैंने एक ताश की गड्डी से पहला पत्ता खींचा, कुछ भी हो मुझे चलेगा, तो कुछ भी हो मतलब कोई भी पत्ता हो, पत्ता तो मेरे हाथ में आएगा नहीं, तो एग्जैक्ट उसकी प्रोबेबिलिटी तो 1 ही हो गई। 52 फेवरेबल आउटकम्स है, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है, तो 52 कार्ड्स मेरे हाथ में कुछ भी एक आ सकता है आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 52 कार्ड, तो उसका मतलब प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 1 है। अगर तो वो कहता सेम स्प्लिट करेगा, ऑफ स्पेड्स बोलता, ऑफ ब्रिक्स बोलता, ऑफ हार्ट्स बोलता, या ऑफ स्पेड्स बोलता, फिर तो 13/52 बनता, क्योंकि मुझे पता है कि हर तरह के 13 कार्ड्स होते हैं, पर यहां उसने मेंशन ही नहीं किया कौन सा सूट, तो चारों में से कोई भी आ सकता है, तो इसका 52 में से कोई भी एक पत्ता हाथ में आ जाए, मुझे कुछ लेना देना नहीं। अब फॉर एग्जाम्पल ये स्पेड आ गया या ब्रिक आ गया या आपका क्लब्स आ गया या आपका हार्ट्स आ गया, अब अगले 3 की प्रोबेबिलिटी उसके ऊपर डिपेंड हो जाती। अब ये जो भी कार्ड आएगा, इसका मतलब बाकी तीनों कार्ड उसी सेम स्वेट के होने जरूरी है, क्योंकि उसने सेम स्वेट की बात की है। ठीक, तो अब जो भी स्वेट का कार्ड आएगा उसके अगले 12 पत्ते बचेंगे और ये टोटल 51 बचेंगे।
एक कार्ड और निकलने के बाद अगले 11 बच जाएंगे और टोटल 50 हो जाएंगे, और एक और कार्ड निकलने के बाद अगले 10 हो जाएंगे और अगले टोटल में 49 हो जाएगा। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर बन जाएगा। देख के बताइए ये चीज समझ आती है आप लोगों को? इसी में अगर मैं पूछूं सेम सेकंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी दैट दे विल बी ऑफ डिफरेंट स्वीट्स, अब क्या आंसर होगा? हाँ जी, फर्स्ट कार्ड की अब प्रोबेबिलिटी कितनी है? जो फर्स्ट कार्ड है हमारा उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 52/52। अभी भी मेंशन नहीं है कौन सा सूट, उसने सिर्फ ये बोला है डिफरेंट सूट। तो पहला कार्ड तो कुछ भी एक सूट का हो सकता है, तो 52/52। सेकंड कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या है? 13/51। अब ये जो भी कार्ड, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं ये स्पेड का कार्ड था, तो इसका मतलब है अगला जो कार्ड होगा वो स्पेड का नहीं होना चाहिए, बाकी तीनों में से कोई भी होगा। तो बाकी तीन कितने बचे? 39 कार्ड्स बचे, 13, 13 एंड 13, और टोटल में से एक कम हो गया, दैट इज इक्वल टू 51 हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं ये आपका क्लब्स वाला कार्ड आ गया, तो अगला कार्ड क्या है? ना ही वो स्पेड होना चाहिए ना ही वो क्लब्स होना चाहिए, इसका मतलब ब्रिक्स एंड हार्ट्स बचा। 13 एंड 13 26। हाँ जी बोलिए। दोबारा बोलो। रिप्लेसमेंट नहीं हो, नहीं रिप्लेसमेंट नहीं हो रही है। 13/51 तब होगा जब पहले कार्ड के बाद रिप्लेसमेंट खत्म कर दी है। हाँ रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, सॉरी। नहीं, पहला कार्ड निकाल के उसको रिप्लेस नहीं किया, उसके बाद आप कहते हैं रिप्लेसमेंट हो रही है, फिर तो सबका डिनोमिनेटर 51 होगा। जो आप बोल रहे हो 13/51, 13/51, 13/51, और 13 नहीं हो सकता है। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू, फॉर्मूला क्या है? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। पहला पता आप ये अज्यूम कर लीजिए स्पेड का निकल गया, ठीक। अब अगले के फेवरेबल आउटकम क्या है? अगले का भी सुएट मेंशन नहीं है, तो अगले तीनों सुएट्स में से कोई भी पत्ता आ सकता है। तो तीनों सुएट्स के टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने? 39। टोटल कार्ड कितने बचे हैं? एक मैंने निकाल चुका हूं, तो टोटल बचे 51 कार्ड। फॉर एग्जाम्पल एक कार्ड आ गया क्लब का, अगले में मुझे ना ही स्पेड चाहिए ना ही क्लब चाहिए, तो फेवरेबल क्या हुआ? हार्ट्स एंड किंग, हार्ट्स और ब्रिक्स। 13 हार्ट्स के 13 ब्रिक्स के 26 फेवरेबल आउटकम्स। टोटल कितने? दो कार्ड्स निकाल दिए, 52 बचे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं ये कार्ड आपका हार्ट का आ गया, तो अगला जो मुझे कार्ड चाहिए वो तीनों का नहीं चाहिए, तो बचा कौन सा? ब्रिक्स का कार्ड बचा है, वो कितने फेवरेबल है? 13। तीन कार्ड निकल चुके हैं, तो इसका मतलब टोटल बचे हैं 49। तो ये आपका रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी का आंसर बन जाएगा। हाँ जी बताइएगा ये चीज समझ आती है? कोई डाउट हो तो प्लीज क्लियर करना, जबरदस्ती कॉपी मत करते जाना। बोले प्लीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से उसको सुनना। वो कहता है द प्रोबेबिलिटी दैट अ ट्रेनी विल रिमेन विद द कंपनी इज 0.8। ठीक है, तो आपको गिवन है ट्रेनी रिमेन्स विद द कंपनी, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको दी गई है दैट इज इक्वल टू 0.8। तो आगे आगे आपको गिवन है द प्रोबेबिलिटी दैट द एम्प्लॉय अर्न्स मोर देन 20,000, एम्प्लॉय अर्न्स मोर देन 20,000, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको दी गई है दैट इज इक्वल टू 0.4। ठीक है जी, चले आगे देखते हैं क्या कहता है। द प्रोबेबिलिटी दैट एन एम्प्लॉय हु वाज अ ट्रेनी एंड रिमेन विद द कंपनी, ठीक है, वो कहता है प्रोबेबिलिटी दैट द एम्प्लॉय हु वाज अ ट्रेनी एंड रिमेन विद द कंपनी, और हु अर्न्स मोर देन 20,000, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको दी गई है दैट इज इक्वल टू 0.9। आपसे पूछा गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द एम्प्लॉय, ठीक है, आपसे पूछा गया प्रोबेबिलिटी दैट द एम्प्लॉय हु अर्न्स
more than 20,000, ठीक है, what is the probability that an employee earns more than 20,000 given that he is a trainee who remained with the company. ठीक है, तो ये आपने कैलकुलेट करना है। प्लीज एक बार क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके बाद इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, आपको कहता है प्रोबेबिलिटी दैट अ ट्रेनी रिमेन्स विद द कंपनी दैट इज इक्वल टू 0.8, तो इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट बोल देते हैं। अगला आपको गिवन है प्रोबेबिलिटी दैट द एम्प्लॉय अर्न्स मोर देन 20,000, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको दी गई है दैट इज 0.4, इसको बी इवेंट बोल देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट। नेक्स्ट आपको दिया गया है प्रोबेबिलिटी दैट द एम्प्लॉय हु वाज अ ट्रेनी एंड रिमेन्ड विद द कंपनी और हु अर्न्स मोर देन 20,000 दैट इज इक्वल टू 0.9। तो एक बार बताएंगे ये वाली चीज में आपको क्या लगता है क्या गिवन है? ट्रेनी एंड रिमेन्ड विद द कंपनी और हु अर्न्स मोर देन 20,000, इसको हमने क्या बोला था? ट्रेनी एंड रिमेन विद द कंपनी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्लीज एक बार साथ में मेरे थोड़ा सा पार्टिसिपेट करें तो मुझे लगेगा आपको समझ आ रहा है। ठीक है, ट्रेनी एंड रिमेन्स विद द कंपनी, इसको ए इवेंट हमने बोला था। एम्प्लॉय अर्निंग मोर देन 20,000, इसको हमने बी इवेंट बोला था। ये थर्ड पॉइंट आपको गिवन है, एम्प्लॉय हु वाज अ ट्रेनी एंड रिमेन विद द कंपनी, ट्रेनी रिमेन विद द कंपनी, इसका मतलब इसको ए बोल देते हैं। अर्न्स मोर देन 20,000, इसको हम बी बोल देते हैं। ये बी हमने बोला था। बी, ये सॉरी क्या बोल रहे हैं? हाँ, ए बी नहीं था, ये ए और बी है। ध्यान से देखिए, बीच में और उसने बोला है, तो इसका मतलब दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी दैट इज 0.9। ठीक है, बीच में एंड नहीं है और है, ध्यान से स्टेटमेंट्स को पढ़ना है। प्रोबेबिलिटी दैट द एम्प्लॉय हु वाज अ ट्रेनी एंड रिमेन्ड विद द कंपनी, ट्रेनी रिमेनिंग विद द कंपनी उसको हमने ए बोला था, और एम्प्लॉय अर्निंग मोर देन 20,000 इसको हमने बी इवेंट बोला था। तो ये ए इवेंट बोला, ट्रेनी एंड रिमेनिंग विद द कंपनी, ये ए इवेंट है हमारा, और बीच में है अर्निंग मोर देन 20,000 जिसको हमने बी बोला था, तो ये बी है, और बीच में और है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी आपको दिया गया है। ठीक है जी, ये चीज समझ आती है? इसका फॉर्मूला बताएंगे, ए और बी का फॉर्मूला क्या होता था? और के फॉर्म में इसको अगर लिखें ए यूनियन बी, व्हाट वाज द फॉर्मूला? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि और के केस में हम इसको ऐड करते हैं। क्या कुछ दोनों में कॉमन हो सकता है कि एम्प्लॉय ट्रेनी भी था और 20,000 से ज्यादा भी कमा सकता था? ऐसा हो सकता है? हाँ जी, आप खुद बताइए, क्या ट्रेनी जो कि अब एम्प्लॉय भी बन गया है और 20,000 से ज्यादा कमाता है, ऐसा हो सकता है? हो सकता है। तो मैंने आपको बताया था, जब भी और के केस में कॉमन इवेंट्स होते हैं तो हम क्या करते हैं? माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, इसमें से माइनस कर देते हैं। अगर आपको एडिशन थ्योरम याद आ रहा है, अगर कॉमन इवेंट्स नहीं होते थे तो ये जो आपने पहले फॉर्मूला बोला था वो सही था। अगर कॉमन इवेंट्स होते हैं तो ऐड करने के बाद दोनों का जो कॉमन इवेंट है उसमें से आपको माइनस भी करना होता है। और मैंने तीन के केस में बताया था, तीन के केस में जो तीन प्रॉबल केसेस हैं उसको अलग से आप माइनस करते थे और लास्ट में तीनों का जो कॉमन होता था उसको ऐड करते थे। याद आ रहा है कुछ फॉर्मूला? बोलेगा प्लीज एक बार, याद आ रहा है कुछ? चले, तो ये चीज आपको दी गई है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपको दिया गया, दैट इज इक्वल टू 0.9। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है मेरे पास, दैट इज इक्वल टू 0.8। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है मेरे पास, दैट इज इक्वल टू 0.4 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी नहीं है, तो यहां से वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देख के बताना जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी का आंसर क्या आ जाता है? 0.3 आ जाता है। ठीक है, तो ये आप कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी का जो टोटल कॉमन वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 0.3 कैलकुलेट हो जाती है। अब उसने फाइनली आंसर में क्या पूछा है? प्रोबेबिलिटी दैट द एम्प्लॉय हु अर्न्स मोर देन 20,000, इसको हमने बी बोला था, अर्न्स मोर देन 20,000 बी,
गिवन दैट इसका मतलब वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर, ही इज अ ट्रेनी हु रिमेन विद द कंपनी ए, जिसको हमने बोला था। तो आपसे यहां इसने क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पूछा है विच इज डिपेंडेंट अपॉन ए, यही चीज पूछा है। दोबारा से इसको रिपीट कर रहा हूं, उसने पूछा प्रोबेबिलिटी दैट द एम्प्लॉय अर्निंग मोर देन 20,000, इसको हमने बी बोला था, एम्प्लॉय अर्निंग मोर देन 20,000। गिवन दैट इसका मतलब वो डिपेंडेंट की बात कर रहा है। गिवन दैट ट्रेनी हु रिमेन विद द कंपनी, जिसको हमने ए बोला था। तो उसने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का आंसर पूछा है विच इज डिपेंडेंट अपॉन ए। तो इसका फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो इसकी वैल्यूज डालेंगे तो आपका रिक्वायर्ड आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी मैंने कैलकुलेट किया, दैट इज इक्वल टू 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट इज इक्वल टू 0.8 आपको गिवन है। तो ये आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी का आंसर बन जाए। प्लीज इसको ध्यान से एक बार गो थ्रू करके बताइएगा, समझ आती है आपको ये चीज या नहीं आती। चलिए नेक्स्ट छोटा सा जो हमारा टॉपिक है दैट इज कंबाइंड यूज ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में वो कहता है एडिशन थ्योरम भी अप्लाई हो जाए और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम भी अप्लाई हो जाए, तो उसको किस तरह से आपने सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, वहां से समझ आएगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन दिया गया है, वो कहता है ए स्पीक्स ट्रुथ इन 80% केसेस। ठीक है, वो कहता है ए ट्रुथ बोलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको दी गई है दैट इज इक्वल टू 80%। और नेक्स्ट आपको बोला गया है बी ट्रुथ बोलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको दी गई है दैट इज 90%। ठीक है जी, आपसे पूछा गया इन व्हाट परसेंटेज ऑफ केसेस आर दे लाइकली टू कॉन्ट्रोडिक्ट ईच अदर। आपसे पूछा गया प्रोबेबिलिटी दैट दे विल कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर। चार्ट मुझे एक बार ये देख के बताएंगे आपको क्या पूछा गया इस क्वेश्चन में। कॉन्ट्राडिक्ट किस सिनेरियो में करेंगे। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब है अगर ए ने सच बोला तो बी झूठ बोलेगा, अगर बी ने सच बोला तो ए झूठ बोलेगा, कॉन्ट्राडिक्शन यही होगी। तो इसका मतलब है, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं ए ट्रुथ एंड बी लाइज। ए ने सच बोला तो बी ने झूठ बोलना है, या बी ने सच बोला एंड ए लाइज, यही मतलब हुआ। एक बार देख के बताना कि यही प्रोबेबल केसेस बन सकते हैं इस क्वेश्चन में। कॉन्ट्राडिक्ट कब करेंगे, या तो दोनों आपस में जब उल्टा बोल रहे होंगे। तो ए सच बोलता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.8 है, तो ए के झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1 माइनस 0.8 दैट इज इक्वल टू 0.2। ए बी ट्रुथ बोलता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.9 है, तो वो झूठ बोलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 माइनस 0.9 दैट इज इक्वल टू 0.1। ए ट्रुथ बोलता है, प्रोबेबिलिटी इज 0.8, बी झूठ बोलता है, उसकी प्रोबेबिलिटी इज 0.1, बीच में एंड है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई करना है। यहां पर और है, और का मतलब ऐड करना है। बी ट्रुथ बोलता है, बी ट्रुथ बोलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.9 है, एंड है यहां पर ए झूठ बोलता है, उसकी प्रोबेबिलिटी दैट इज इक्वल टू 0.2। तो एंड भी यूज हुआ है और बीच में और भी यूज हुआ है, तो इसका मतलब है इसी सेम क्वेश्चन में एंड और मतलब दोनों ही एडिशन और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम अप्लाई हो गए। समझ आया है ये क्वेश्चन। ठीक है जी, चलिए ऐसे ही अगला क्वेश्चन आपको मैं लिख के दे रहा हूं, आप मुझे सॉल्व करके बताइएगा प्लीज। आपको गिवन है अ बैग कंटेन्स 5 व्हाइट बॉल्स एंड 4 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, 5 व्हाइट हैं, 2 ब्लैक हैं। अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग एंड इट इज रिप्लेस्ड एंड देन द सेकंड बॉल इज ड्रॉन। ठीक है, वो कहता है 1 बॉल ड्रॉ की गई थी एंड उसको रिप्लेस नहीं किया गया है। ठीक, इस बैग में से वो कहता है एक बॉल निकाली थी और उसको रिप्लेस नहीं किया गया है। उसके बाद एंड सेकंड बॉल इज ड्रॉन। ठीक है, वो कहता है सेकंड बॉल इज ड्रॉन। अब आपसे पूछा गया है फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल्स ड्रॉन आर ऑफ डिफरेंट कलर। हाँ जी, एक बार देख के बताइएगा आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए।
वो कहता है एक बैग में 5 व्हाइट बॉल्स है और 4 ब्लैक बॉल्स गिवन है। पहली बॉल ड्रॉ की थी और उसको रिप्लेस नहीं किया था, उसके बाद सेकंड बॉल को ड्रॉ किया था। तो आपसे पूछा गया है कि आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है कि दोनों बॉल जो ड्रॉ की गई हैं वो डिफरेंट कलर की हो जाएंगी। चलो आप पे जो भी आपने बोला, एक बार आनंद ने कुछ पूछ रहे थे बीच में। कुछ भी हो सकती है, ठीक है। आंसर निकालने से पहले उसको इस फॉर्म में लिखा करो। आपको जो भी लगता है प्रोबेबल आउटकम्स हो सकते हैं उसको लिख लो। तो डिफरेंट कलर्स, अब उसने ये नहीं बोला कि पहली बॉल कौन सी है कलर की, दूसरी बॉल कौन से कलर की है। तो इसका मतलब है फर्स्ट व्हाइट एंड सेकंड ब्लैक हो सकती है, या फर्स्ट ब्लैक एंड सेकंड व्हाइट हो सकती है। यही मतलब हुआ, ठीक है, यही मतलब हुआ। यही प्रोबेबल आउटकम्स हो सकते हैं डिफरेंट कलर्स होने के, कि पहली बॉल अगर व्हाइट निकली है तो दूसरी ब्लैक होनी जरूरी है, या अगर पहली बॉल ब्लैक निकली है तो दूसरी व्हाइट बॉल होनी जरूरी है। क्योंकि पहली जो बॉल निकली थी वो कौन सी है उसने नहीं बताया है। ठीक, तो पहली बॉल व्हाइट होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 5/9। और दूसरी बॉल जो निकाली है वो कहता है पहली बॉल को रिप्लेस नहीं किया गया है, उसके बाद निकाली है। और वो क्या चाहिए, मुझे ब्लैक चाहिए। तो ब्लैक कितनी है, 4 है, टोटल ऑफ 8 बॉल्स है, एंड है बीच में, तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ये चीज समझ आती है? हाँ जी, प्लीज बताइएगा। ये अभी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो अभी हमने पिछला टॉपिक खत्म किया है, एंड है बीच में तो उसको मल्टीप्लाई किया है। यहां पर बीच में और है, और का मतलब ऐड करते हैं। पहली ब्लैक 4/9, दूसरी व्हाइट 5/8, एंड है तो बीच में हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। देखना ये चीज समझ आई है? ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं। अगर आपको लगे थोड़ी स्पीड तेज हो गई तो बता देना। ठीक है, आप क्वेश्चंस मत लिखा करिए, बस समझते चला करिएगा। ठीक है, आपको गिवन है द चांसेस ऑफ सर्वाइवल आफ्टर 25 years आर 3/10 इन केस ऑफ अ मैन। ठीक है, आपको सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटी गिवन है फॉर अ मैन, दैट इज 3/10। और वुमेन के लिए आपको गिवन है दैट इज 4/10। ठीक है, आपसे पूछा गया प्रोबेबिलिटी दैट आफ्टर 25 years one of them will be alive। इसका आंसर आपसे कैलकुलेट करने के लिए पूछा गया है। ओनली वन, एटलीस्ट वन नहीं है, एनी वन ऑफ विल बी अलाइव। ठीक है, एटलीस्ट वन होता तो जैसे हमने कल किया था कि दोनों को डाई करके सर्वाइव की पूछा तो दोनों को डाई करके 1 से माइनस कर देते तो एटलीस्ट का आंसर आ जाता। यहाँ एटलीस्ट नहीं पूछा, वो कहता प्रोबेबिलिटी दैट आफ्टर 25 years ओनली वन, आप बोल दीजिए इसको, ओनली वन विल बी अलाइव। एटलीस्ट वन नहीं है, ओनली वन। मैन डाइज एंड वुमन सर्वाइव, ये मतलब हो गया। या मैन सर्वाइव एंड वुमन डाइज। ठीक है, ये प्रोबेबल आउटकम्स आपके हो सकते हैं। या तो आदमी मरेगा औरत जिंदा रहेगी, या औरत मर जाएगी आदमी जिंदा रहेगा। यही मतलब होगा इसका, यही प्रोबेबल आउटकम्स है। इसके सर्वाइव करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, दैट इज इक्वल टू 3/10। 3/10 का मतलब 3/10। और वुमेन की सर्वाइव करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, दैट इज 4/10। तो इसकी डाई करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, दैट इज 1 - 3/10, 7/10। और वुमेन डाई, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1 - 4/10, दैट इज इक्वल टू 6/10। तो मैन डाइज का मतलब 7/10, एंड वुमेन सर्वाइव करती दैट इज 4/10। एंड है तो मल्टीप्लाई किया, और मैन सर्वाइव दैट इज 3/10, वुमन डाइज दैट इज इक्वल टू 6/10। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। देखिएगा जी, इससे समझ आती है?
पक्का सबको क्लियर है? चले तो अगला क्वेश्चन मैं देखता हूं। वो कहता है अ बैग कंटेन्स 5 व्हाइट बॉल्स एंड 3 रेड बॉल्स। ठीक है, वो कहता है एक बैग में 5 व्हाइट और 3 रेड बॉल्स है, तो इसमें से 4 बॉल्स ड्रॉ की गई हैं, वन आफ्टर द अदर। ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट या विद एंड नॉट रिप्लेस, विदाउट रिप्लेसमेंट उसने बोला है। प्रोबेबिलिटी दैट दे विल बी ऑल्टरनेटली ऑफ डिफरेंट कलर। ठीक है, ऑलमोस्ट द सेम क्वेश्चन जो अभी हमने पहले किया था। एक बार फटाफट से मुझे आंसर कैलकुलेट करके बताइएगा, आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए? ठीक है, तो उसने बोला डिफरेंट कलर ऑल्टरनेटिवली आपको चाहिए है, तो इसका मतलब 4 बॉल जो आपने ड्रॉ किए है, इसका मतलब पहला व्हाइट एंड सेकंड रेड एंड थर्ड व्हाइट एंड फोर्थ रेड। एक ये केस बन सकता है कि अगर आपने पहली व्हाइट बॉल निकाली है, ऑल्टरनेट कलर चाहिए, तो अगला रेड फिर व्हाइट फिर रेड आपको चाहिए, या वो पहली रेड भी हो सकती है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, वो आपका रिक्वायर्ड आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। तो पहले वाले केस की बात करते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालें? दोबारा बोलो, मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन। हाँ हाँ, बिल्कुल, हाँ जी। रेड और व्हाइट आप अच्छा इंडिविजुअली कर रहे हो। ठीक है, आप कह रहे हो पहले व्हाइट और रेड, फिर नहीं, फिर वो गलत हो जाएगा जी। अब पहली बॉल कौन सी है, वो और में ही चल रहा है, तो अगली भी और में ही लेके चल रहे हो, तो क्लासिफाइड या क्लैरिफाइड नहीं है वहां से, वो गलत हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ क्लियरली लेके चलिए कि अगर पहली व्हाइट आई है तो आंसर क्या होगा, या पहली रेड आई है तो आंसर क्या होगा। आपने जो व्हाइट और रेड बताया, उसमें स्पेसिफाइड ही नहीं है कि पिछली बॉल कौन सी, तो उसकी अगली बॉल कौन सी होगी, उससे हम वहां पर टैली या उसको क्लैरिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, दैट इज 5/8। अगली रेड बॉल चाहिए, रेड कितनी है 3, पर वो 7 बॉल्स बची हैं, तो 3/7। अगली दोबारा से व्हाइट, तो अगली व्हाइट की प्रोबेबिलिटी कितनी है जी, अगली व्हाइट की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4/6। इसमें से भी एक कम हो गया टोटल में से भी, तो 4/6, और रेड की हो जाएगी 2/5। तो ये फर्स्ट इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो गई, और है बीच में तो ऐड करते हैं सेकंड। पहली रेड दैट इज 3/8, अगली व्हाइट दैट इज 5/7, अगली रेड दैट इज 2/6, अगली व्हाइट दैट इज इक्वल टू 4/5। तो ये आपका रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी का आंसर बन जाएगा। देखिए प्लीज, ये चीज समझ आती है आपको? चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको लिख लीजिएगा, फिर मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ बोर्ड पे। ठीक है, वो कहता है वन बैग कंटेन्स 4 व्हाइट बॉल्स एंड 2 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, पहले बैग में वो कहता है क्या है, 4 व्हाइट बॉल्स है और 2 ब्लैक बॉल्स है। और सेकंड नहीं हाँ, और सेकंड बैग में आपको बोला गया है बैग 2, इसमें वो कहता है दिस कंटेन्स 3 व्हाइट बॉल्स एंड 4 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, तो दो बैग्स आपको गिवन है, जिसमें पहले में वो कहता है 4 व्हाइट और 2 ब्लैक बॉल्स हैं, और दूसरा बैग आपको बोला गया है जिसमें 3 व्हाइट है और आपको, सॉरी 5 ब्लैक है, 4 नहीं है, 5 ब्लैक बॉल्स आपको दी गई है। तो आपसे पूछा गया है, वो कहता है इफ वन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच बैग, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट वन इज व्हाइट एंड द अदर इज ब्लैक। वो कहता है दोनों बैग्स में से एक एक बॉल निकाली गई है, तो आपसे पूछा गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन इज व्हाइट, ठीक है, वन इज व्हाइट एंड अदर इज ब्लैक।
देखना जी इसको एक बार ट्राई करके। ठीक है, तो इसके पहले प्रोबेबल केसेस निकालते हैं। ठीक है, बैग 1 से हम कहते हैं कि हमने निकाली ब्लैक बॉल, एंड बैग 2 से हमने निकाली दैट इज इक्वल टू व्हाइट बॉल। एक ये हमारा प्रोबेबल केस हो सकता है, या और बैग 1 से हमने निकाली दैट इज इक्वल टू व्हाइट बॉल, एंड बैग 2 से मैंने निकाली दैट इज इक्वल टू ब्लैक बॉल। ये हमारे प्रोबेबल केसेस हो सकते हैं। हाँ जी, बताना, ये प्रोबेबल केसेस बन सकते हैं हमारे। तो बैग 1 से ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 2/6। ठीक है, बैग 1 से ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? दैट इज 2/6, 2/6। एंड का मतलब मल्टीप्लाई। बैग 2 से व्हाइट आने की चांसेस कहते हैं दैट इज 3/8। तो ये फर्स्ट प्रोबेबल इवेंट की हमारी प्रोबेबिलिटी बन जाती है। बीच में और है तो इसका मतलब ऐड करते हैं। बैग 1 से व्हाइट आने के चांसेस कहते हैं दैट इज 4/6, और बैग 2 से ब्लैक आने के चांसेस कहते हैं दैट इज 5/8। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। देखना जी, ये चीज समझ आती है।